हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे होगा और ये टॉपिक हर एक कॉमर्स बेस्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, बीकॉम, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, हर एक एग्जाम के लिए आप देखोगे ना तो ये एक टॉपिक बहुत रेलेवेंट है। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी रेलेवेंट है। तो आज हम लोग इस पर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। नोट्स के लिए परेशान मत होना, नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलो जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे डिस्कशन के पहले हम एक वर्ड समझेंगे, इलास्टिक। हर किसी ने इलास्टिक देखा है। इलास्टिक बेसिकली क्या होता है कि जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं, दैट इज जब हम उसको खींचते हैं तो वो क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, दैट इज़ वो कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है। वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे खींचने पे। हम जितना ज़्यादा उसको स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, वो उतना ही ज़्यादा रिस्पॉन्स दे पाएगा। क्लियर? तो इलास्टिक या इलास्टिसिटी का मतलब सिंपली क्या हुआ, रिस्पॉन्ड करना, किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्स देना। अब यहाँ पहले एक एग्जाम्पल समझा देते हैं आप लोगों को, सो दैट आपको ये टॉपिक आप कभी भी नहीं भूलोगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं। जनरली क्या होता है कि जब आप स्टडी करने बैठते हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नींद अफेक्ट करती है। ये वो फैक्टर है जो कि आपको आपकी स्टडीज़ के टाइम अफेक्ट करता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं अपनी नींद की तरफ तो उनकी स्टडी नहीं हो पाती, और कुछ लोग बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते तो वो प्रॉपरली स्टडी कर पाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, स्टडी बेसिकली क्या है, वो टॉपिक जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, और नींद क्या है, एक ऐसा फैक्टर जो कि आपकी स्टडीज़ को अफेक्ट करता है। क्लियर? अब ये अफेक्ट क्यों करेगा? क्योंकि आप उसको रिस्पॉन्स दे रहे हो, आप उसके लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तो जो जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स देगा वो उतना ज़्यादा उससे अफेक्ट होगा। क्लियर? वैसे ही हम लोग यहाँ पे जब बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो हम बात करें कि जो डिमांड है उसके कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे वो अफेक्ट हो सकता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हमने पढ़े हुए हैं क्लास 12 में, बीकॉम में, कि जो हमारा प्रोडक्ट का डिमांड होता है उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइजेस इन नियर फ्यूचर। ये सारे फैक्टर्स जनरली सबने पढ़े, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट जनरली हमने ये 5 फैक्टर्स पढ़े हैं रिलेटेड टू डिमांड। तो यहाँ हम यही कह रहे हैं कि डिमांड कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगा, कितना ज़्यादा स्ट्रेच होगा, किसकी वजह से, अपने फैक्टर्स की वजह से। जो भी फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर सकते हैं उनके चेंज होने पे डिमांड कैसा रिस्पॉन्ड करेगा या डिमांड कितना चेंज होगा, इसी को तो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। क्लियर? यहाँ देखो, हमने मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में लिखा है कि इलास्टिसिटी मीन्स सेंसिटिवनेस और रिस्पॉन्सिवनेस। इलास्टिसिटी का मतलब ही होता है कि वो कितना रिस्पॉन्स करेगा किसी पर्टिकुलर फैक्टर को। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स रिस्पॉन्स इन डिमांड। अब क्योंकि यहाँ हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि किसी भी फैक्टर में चेंज होने से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिमांड पे कितना अफेक्ट होगा, या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड किस तरीके से रिस्पॉन्स देगा। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड। और ये डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं? फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर्स? जो अभी हमने बताए, जैसे अगर मान लो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है एक्स, उसका प्राइस चेंज होगा तो उस प्राइस के चेंज से डिमांड कितना चेंज होगा। अगर इनकम कंज्यूमर की चेंज होगी तो डिमांड कितना चेंज होगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं पेट्रोल की, तो नो डाउट सबको पता होता है कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो कार और बाइक की डिमांड को अफेक्ट करेगा। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में कितना चेंज होगा या हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगी, उसी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ओवरऑल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो भी फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं या करते हैं, जब उन फैक्टर्स में चेंज होता है तो उस चेंज से हमारे प्रोडक्ट के डिमांड में कितना चेंज होगा, या हमारे प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
तो होपफुली ये पॉइंट सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ हम लोग कितने तरह के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ने वाले, दैट इज टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो जो फैक्टर्स हमने बताया, सबसे पहले था प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तीसरा था इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइसेस इन नियर फ्यूचर। जब हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं, तो हम टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशन को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ 3 फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। एक, कि जो प्रोडक्ट की डिमांड है उसके लिए सबसे पहला फैक्टर जो उसको अफेक्ट करता है वो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है, दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और तीसरा है इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। कि इन तीनों फैक्टर्स में चेंज होने से हमारे डिमांड में कितना चेंज होगा या हमारा डिमांड किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। क्लियर? तो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम ये 3 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़नी है। फर्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकेंड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थर्ड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और नाम से ही अब सबको समझ में आ रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब तो सिंपल, हमारा डिमांड क्या रिस्पॉन्स देगा, किस फैक्टर पे डिपेंड होके, प्राइस पे। कि अगर प्राइस में इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड में कितना चेंज होगा, किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करेगा, उसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने से डिमांड चेंज होता है उसको हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड जब क्रॉस मतलब क्या हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कि जब रिलेटेड गुड्स की प्राइस चेंज होती है तो उसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी अफेक्ट होगी या क्या रिस्पॉन्स करेगी, उसको हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? अब यही 3 पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है। देखो हमारे पास पहला टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिंपली ये कहता है कि जब प्राइस में चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से हमारे डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, कितने परसेंटेज से चेंज हो रहा है, इसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लिखा, इट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द डिमांड एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस। इट मीन्स इट एक्सप्लेन्स हाउ मच चेंज इन प्राइस एंड इट लीड्स टू हाउ मच चेंज इन डिमांड। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे डिमांड के एक फैक्टर की बात की, प्राइस की, और जैसे ही प्रोडक्ट ऑफ प्राइस में चेंज होता है तो हमें पता है कहीं ना कहीं उसकी डिमांड भी चेंज होगी। अब क्योंकि प्रोडक्ट के प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप मतलब कि अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। सिंपली कोई भी एग्जांपल ले लो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो नो डाउट उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब वो महंगा बिक रहा है तो लोग उसको कम से कम खरीदेंगे। एंड वाइस वर्सा, दैट इज अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो लोग अपनी डिमांड बढ़ा देंगे, क्योंकि जब सस्ता मिलता है ना तो और लोग जो पहले उसको परचेज करना चाहते थे वो भी मार्केट में एंटर कर जाते हैं। क्लियर? तो ये एक पॉइंट हमेशा याद रखेंगे कि प्राइस एंड डिमांड के बीच में किस तरह का रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन, और हम कह सकते हैं नेगेटिव रिलेशन। एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सिंपली ये मतलब होता है कि जब आप प्राइस में चेंज कर रहे हो तो उस चेंज से हमारे डिमांड को कितना अफेक्ट हुआ। यहाँ हमने देखो फॉर्मूला भी लिखा है कि ईपी बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी को। लिखा है प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। और हमेशा याद रखना कि जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसी के बेसिस पे हम न्यूमरेटर को जज करते हैं। यहाँ प्रोपोर्शनेट की जगह हम लोग परसेंटेज चेंज भी लिख सकते थे, दैट इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कि अगर हमारा प्राइस 10% से चेंज हो रहा है तो डिमांड 15% से चेंज हो रहा है और सो। अब देखो ये जो फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी का, इसको हम लोग जनरली कैसे लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस लिखते हैं। अब देखो परसेंटेज चेंज अगर निकाल ले तो सिंपली हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, ओल्ड क्वांटिटी को न्यू क्वांटिटी से कंपेयर करेंगे। जब भी परसेंटेज चेंज निकालना होता है तो कैसे निकालते हो, लेट से ये 10 है ये 15 है तो हम लोग लिखते हैं 15 - 10, क्योंकि 5 से चेंज हुआ है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। ओरिजिनल क्वांटिटी से ही कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम फर्दर इस फॉर्मूले को अगर एक्सपैंड करें तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। और सेम चीज़ डिनोमिनेटर में भी होगा, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। 100 कट जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। अब हम लोग इसको फर्दर एक्सपैंड करें तो हमारे पास आ जाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। यही फॉर्मूला है। इसको हम लोग बेसिकली कैपिटल लिख करके स्मॉल में लिखते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस
डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। ये हमारा फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। क्लियर? हमने इसको फर्दर एक्सपैंड करके इसलिए बताया क्योंकि कई बार जो हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है उसमें इनमें से भी किसी की वैल्यू दी रहती है। और यहाँ देखो जो हमने फॉर्मूला इंक्लूड किया वो सेम है जो अभी हमने बताया कि ईपी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। बट हमने डी से क्यों डिनोट किया, क्योंकि बहुत बार हमने स्टूडेंट्स को देखा है ना, आप लोग ये डेल्टा साइन हमेशा से देखता है तो आपको यही याद रहता है, बट ये डी भी डेल्टा को ही डिनोट करता है। तो ठीक है, इस डेल्टा की जगह, इस डेल्टा के साइन की जगह डी भी हो सकता है, और वही चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन की है। क्लियर? तो सिंपली डी क्यू किसको डिनोट कर रहा है, चेंज इन क्वांटिटी को, और चेंज इन क्वांटिटी सिंपली क्या होगी, Q1 माइनस Q0। क्लियर? वैसे डीपी किसको डिनोट करेगा, चेंज इन प्राइस को, और ये किसको डिनोट करेगा फर्दर P1 माइनस P0 को। ये P किसको डिनोट करा है, ओरिजिनल प्राइस को, तो ये P0 हो गया, और Q किसको डिनोट करा है, ओरिजिनल क्वांटिटी को, तो ये Q0 हो गया। क्लियर? होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा। सिंपली इसमें सिर्फ इतना सा पॉइंट बताया है कि अगर हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि अगर प्राइस में चेंज होगा तो उस चेंज से हमारा डिमांड कितना अफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस एक फैक्टर है जिस पे हमारा डिमांड डिपेंड करता है। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड किस पे डिपेंड करती है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस पे। क्लियर? अच्छा, फर्दर जो टाइप्स ऑफ प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो कम्प्लीटली किस पे है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे, एज वेल एज टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, लिखा है सिंस प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इन्वर्सली रिलेटेड, जैसा कि हमने बताया भी, द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ये जो फिगर आएगी ना, ये हमेशा नेगेटिव आती है। बट फॉर द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट्स वी इग्नोर द नेगेटिव साइन एंड कंसिडर द न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली। यहाँ हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि क्या रिलेशन है 0.10 का, 0.90 का। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो प्राइस है और डिमांड है इनके बीच में कभी डायरेक्ट रिलेशन नहीं हो सकता, जब भी होगा तो नेगेटिव और इन्वर्स रिलेशन ही होगा। इसीलिए आप जब भी देखते हो ना ईपी इज इक्वल टू, कभी भी हम यहाँ साइन नहीं लिखते माइनस का, बट हमें बैक ऑफ द माइंड पता होता है कि प्राइस एंड डिमांड के बीच में क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, इसीलिए साइन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। दैट इज अगर ये वैल्यू आ रही है 1.10 तो भी हमें पता है कि ये माइनस में है, और अगर ये वैल्यू आ रही है 0.90 तो भी हमें पता है कि ये माइनस में है, बट हम ये माइनस साइन यूज नहीं करते हैं। होपफुली ये पॉइंट भी क्लियर होगा। और इसका जो डेरिवेशन है 1.10 का और 0.90 का, इसका डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे जब हम टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ डेफिनेशन हमने आपके समझने के लिए लिखी है, आपकी हेल्प के लिए लिखी, क्योंकि कई बार डेफिनेशन दी रहती है और आपको ये बताना होता है कि वो डेफिनेशन किसकी है। यहाँ एक डेफिनेशन दी है, देखो लिखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। तो सिंपली अगर हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे, कौन से इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो ये कह रहा है कितना हमारा डिमांड रिस्पॉन्स करेगा, क्या डिग्री होगा रिस्पॉन्स का एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस के। अगर प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड कितना ज़्यादा चेंज होगा, इसी को हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? डिमांड उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, नेगेटिवली करेगा ये तो पता है, बट प्राइस के थोड़े से चेंज होने से डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज होगा, या प्राइस के थोड़े से चेंज होने से डिमांड बहुत कम चेंज होगा, इसी को हम यहाँ पे कह रहे हैं रिस्पॉन्सिवनेस। ये मिस्टर जॉन रॉबिन्सन की डेफिनेशन है, ये मिस प्रिंटिंग है। अब अगर आप लोगों को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ आया है अच्छे से, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिंपली ये कहती है कि अगर कंज्यूमर के इनकम में चेंज होता है तो उससे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी अफेक्ट होती है। It shows a proportionate change in demand with respect to proportionate change in income. It means it explains how much change in the income and it leads to how much change in demand. कि अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है, दैट इज कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, तो उससे प्रोडक्ट की डिमांड कैसे अफेक्ट होगी, अगर इनकम डिक्रीज होती है तो उससे डिमांड कैसे अफेक्ट होगी।
अगेन टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हमने EY लिखा है, ये किसको डिनोट कर रहा है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, और यहाँ भी हमने वही चीज़ लिखा है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। यहाँ पे हम लोग परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम भी लिख सकते थे। अगेन यहाँ पे भी सेम वही डेरिवेशन होगा अगर हम इसको फर्दर डिराइव करें कि चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100 होल डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनकम मल्टीप्लाई बाय 100 100 कट गया। अब सिंपली ये क्या बचा, इधर लिख रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल इनकम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। और वही चीज़ देखो हमने यहाँ लिखा है, बस ये इस डेल्टा साइन की जगह हमने डी से उसको डिनोट किया है। डी यहाँ बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, इसलिए हमने बोला अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप समझ जाओगे तो इनकम इलास्टिसिटी बहुत ही ईजिली आप समझ पाओगे। अब यहाँ इनकम और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि इनकम के इंक्रीज़ होने पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड इंक्रीज़ होती है, बट बहुत सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड डिक्रीज़ भी होती है। जैसे एग्जांपल ले लो कि अगर हम लोग कंफर्ट गुड्स की बात करें, लग्जरी गुड्स की बात करें, तो उस केस में जो हमारी डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनकम इंक्रीज़ हुई है। बट जो इन्फीरियर गुड्स है, मतलब जो सस्ते गुड्स आते हैं मार्केट में, जो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं होते हमारे लिए, जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी ना, हम उनकी डिमांड डिक्रीज़ कर देंगे। क्लियर? तो कुछ गुड्स के साथ पॉजिटिव रिलेशन भी है, कुछ गुड्स के साथ नेगेटिव रिलेशन भी है। बट इस पर हम लोग डिटेल डिस्कशन कब करेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम बताएंगे टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? यहाँ हमें सिर्फ ये बताना था कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। तो सिंपली इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब जब कंज्यूमर की इनकम में चेंज होता है तो उस चेंज से डिमांड कितना चेंज हो रहा है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड में क्या चेंज हो रहा है, इसको हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्यों? क्योंकि इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस। तो इनकम के चेंज होने पे हमारा डिमांड किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है प्रोडक्ट का, इसको हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ना लास्ट वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो पहले समझो व्हाट इज क्रॉस। क्रॉस यहाँ दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करा है। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लीमेंट गुड्स। अब इस पे भी जब हम लोग टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे डिस्कशन करेंगे तो इन दोनों पॉइंट पे कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, सब पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट फिलहाल क्योंकि हमें सिर्फ इसकी डेफिनेशन बतानी है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये होता है कि जब दूसरे प्रोडक्ट की, लेट्स से दो प्रोडक्ट है एक्स एंड वाई, तो यहाँ हम ये बात करते हैं कि जब वाई की प्राइस चेंज होगी तो उस प्राइस चेंज से डिमांड ऑफ एक्स किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी, कितनी सेंसिटिव होगी, किस डायरेक्शन में चेंज होगी, उसको हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ छोटा सा एग्जांपल ले लो, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होता है जो कि एक दूसरे से अपोजिट होता है। जैसे टी एंड कॉफ़ी, जनरली ये माना जाता है कि अगर चाय की प्राइस मार्केट में लेट्स से बढ़ गई तो लोग कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ टी हो गया वाई और कॉफ़ी हो गया एक्स, कि जैसे ही वाई की प्राइस बढ़ी वैसे ही एक्स की डिमांड इंक्रीज हो गई। तो एक्स की डिमांड में क्या चेंज आया, किसकी प्राइस के चेंज से, वाई की प्राइस के चेंज से, इसको हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है जिसका हमने एग्जांपल भी दिया था, कार एंड पेट्रोल। जैसे इफ इन केस मान लो पेट्रोल की प्राइस मार्केट में बढ़ गई तो हम ये देखते हैं कि कार की डिमांड कितनी अफेक्ट होगी, क्या रिस्पॉन्स करेगी, इसको हम क्या कहते हैं, अगेन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? अब डिटेल में डिस्कशन की सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, वो हम करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। यहाँ पे सिर्फ इतना ही पॉइंट हमें डिस्कस करना था। लिखा इट शोज प्रोपोर्शनेट चेंज इन द डिमांड फॉर वन कमोडिटी एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। इट मीन्स इट एक्सप्लेन्स हाउ मच चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड इट लीड्स टू हाउ मच चेंज इन द डिमांड फॉर द अदर कमोडिटी। और हमेशा यहाँ दो कमोडिटी की बात करते हैं, एक्स एंड वाई की। ये देखते हैं कि अगर वाई की प्राइस चेंज हुई तो एक्स की डिमांड में कितना चेंज आएगा, या हम कह सकते हैं किस तरीके से वो रिस्पॉन्स करेगा। अगेन यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमने डिनोट किया है इसी से, और यहाँ लिखा है प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स एक्स डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस फॉर गुड्स वाई। अब प्रोपोर्शनेट की जगह हम क्या लिख सकते थे, परसेंटेज भी लिख सकते थे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर गुड एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस फॉर गुड वाई। और इसको भी जब हम इलाबरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी।
बट यहाँ हम लोग क्वांटिटी एक की ले रहे हैं और प्राइस दूसरे प्रोडक्ट की ले रहे हैं, इसीलिए इसको इस तरीके से डिनोट किया गया है, जहाँ पे प्राइस प्रोडक्ट Y की है और डिमांड दैट इज क्वांटिटी प्रोडक्ट X की है। अब यहाँ भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनके बीच में कोई नेगेटिव रिलेशन होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में पॉजिटिव होता है बट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में नेगेटिव होता है, बट अभी हम इस पर डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, वो हम तब करेंगे जब टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की क्लास अपलोड करेंगे। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी होपफुली सबको क्लियर होगा। ओवरऑल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यही सेशन हमारा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है। तो होपफुली अब सबको समझ में आ गया होगा कि जब डिमांड के किसी एक फैक्टर में कोई चेंज होता है तो उस चेंज से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है या डिमांड में कितना चेंज होता है, इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये जो फैक्टर है इसमें हमने 3 फैक्टर कंसिडर किए हैं। फर्स्ट, price of particular commodity, second, price of related goods that is cross elasticity of demand, and third is income that is income elasticity of demand। अब ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट था क्योंकि इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में कवर करते हैं, और अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड हम बहुत सारे सेशंस अपलोड करने वाले हैं जहाँ हम इसके न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में देखो ना तो इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछता है। बट जब हमारा ये पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा रिलेटेड टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तभी हम इसके न्यूमेरिकल पे चलेंगे। अब होपफुली ये पॉइंट सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, एंड क्योंकि ये हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लेना। स्टिल अगर कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है, यूज़फुल लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहां हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।